गुड मॉर्निंग। हम इनकम टैक्स बीकॉम सेकेंड ईयर इनकम टैक्स के अंतर्गत देख रहे थे हास एवं अन्य प्रावधान, जिसमें हम अब आज आगे चलेंगे और हम देखेंगे हास की कटौती के संबंध में महत्वपूर्ण प्रावधान, इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस रिगार्डिंग डिडक्शन ऑफ डिप्रिसिएशन। तो देखिए, सबसे पहली यदि कोई व्यक्ति अपने व्यापार एवं पेशे के लिए कोई संपत्ति क्रय करता है, चाहे वो मूर्त हो चाहे वो अमूर्त हो, और वह हास प्राप्त करना चाहता है, तो उसे निम्नलिखित शर्तों को आयकर अधिकारी के सामने पूरा करना पड़ेगा। जिसमें देखिए आपके सामने ये पहली शर्त है, करदाता संपत्ति का स्वामी हो। एसएससी शुड बी द ओनर ऑफ एसेट। ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी नेसेसरी कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी हास को प्राप्त करना चाहता है तो उसे हास की कटौती तभी मिलेगी जबकि वह उस संपत्ति का वास्तविक स्वामी हो। यदि कोई करदाता किसी संपत्ति को लीज पे लेता है, किराए पे प्राप्त करता है, तो उसे हास की कटौती नहीं मिलेगी, क्योंकि हास की कटौती उसी करदाता को दी जाती है जिसने संपत्ति को किराए पर दे रखा हो, अर्थात जो उस संपत्ति का मालिक हो। लेकिन देखो बच्चों, इसके कुछ अपवाद भी हैं जो कि हम देखेंगे कि ऐसी कंडीशन में करदाता संपत्ति का स्वामी ना भी हो तब भी वह हास को प्राप्त करने के लिए कर सकता है। जिसमें पहली है, किराए पे ली गई भूमि पर मकान का निर्माण। यदि करदाता कोई भूमि किराए पर लेकर मकान बनवाता है तो हास की कटौती मकान का निर्माण करने वाले को मिलेगी। यदि उस व्यक्ति ने उस मकान का निर्माण किया है और भूमि किराए पर भी ली है तब भी वह हास की कटौती प्राप्त कर लेगा। दूसरा पॉइंट है, किराए पे लिए हुए मकान का विस्तार। किराए पर यदि किसी व्यक्ति ने कोई मकान लिया है और उसमें 2 कमरे बने हुए हैं, उसने तीसरा चौथा कमरा स्वयं बनाया है, तो ऐसी कंडीशन में जिस व्यक्ति ने उस कमरे को बनाया है वही उस पे होने वाले हास को लेने का अधिकारी होगा। यानी कि मकान की लागत पर हास मकान के स्वामी को मिलेगा और जो वृद्धि करी हुई है वह उस व्यक्ति को मिलेगी जिसने कि वह मकान बनवाया है। तीसरा है कि देखिए, किराया क्रय पद्धति पर संपत्ति का क्रय। यदि कोई व्यक्ति किराया क्रय पद्धति से कोई संपत्ति खरीदता है तो संपत्ति पर क्रेता का स्वामित्व नहीं होता, क्योंकि यदि हमने किराया क्रय पद्धति से कोई संपत्ति खरीदी है तो उसे आने वाले 10 साल तक हम उसका पैसा चुकाते रहते हैं, और जब तक उसका पैसा 10 साल 20 साल कोई भी हमारे जो हमने अपने अनुबंध करे हैं उसके अंतर्गत हम पैसा चुकाते हैं, तो जब तक हम अंततः कंपनी संपत्ति का पूरा पैसा नहीं चुका देते तब तक हम उस संपत्ति के स्वामी नहीं कहलाते। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है बच्चों कि जिस व्यक्ति ने किराया क्रय पद्धति पे संपत्ति खरीदी है वो एक्चुअली उस संपत्ति का मालिक तो नहीं होता, लेकिन क्योंकि वो संपत्ति को यूज़ कर रहा है और उसने उस संपत्ति को अल्टीमेटली वो संपत्ति का मालिक हो जाएगा, इसलिए उसे हास की स्वीकृति मिलती है। चौथा पॉइंट है, आंशिक स्वामित्व की दशा में। यदि एक से अधिक व्यक्ति किसी संपत्ति के सह स्वामी हो तो सभी आंशिक संपत्ति धारकों को उस हास की कटौती आनुपातिक रूप से मिल जाएगी। जैसे 4 मित्रों ने मिलकर एक बिजनेस किया और उन्होंने चारों ने मिलकर एक अपनी शॉप खरीदी जिसके अंतर्गत वो बिजनेस करेंगे अपना, तो वो चारों क्योंकि उस संपत्ति के मालिक हैं इसलिए आंशिक रूप से चारों को आनुपातिक रूप से उस हास की कटौती मिलेगी। अगला पॉइंट है, पट्टे पर प्राप्त मशीन एवं प्लांट। यदि किसी व्यक्ति ने अपने बिजनेस को चलाने के लिए पट्टे पर मशीन और प्लांट को प्राप्त किया है तो ऐसी दशा में हास पट्टेदाता को दिया जाएगा अथवा पट्टेदार को दिया जाएगा। ये एक तरह के विवाद का मसला है। तो ऐसी कंडीशन में हम ये मान के चलते हैं आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार कि हास की छूट पट्टेदाता को मिलनी चाहिए। इस संबंध में आयकर अधिनियम 1961 में कोई संशोधन भी नहीं हुआ है, अतः हास की छूट हम पट्टेदाता को ही देंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए आपका वेरी इंपॉर्टेंट
पॉइंट। पहला तो अपन ने कवर किया है, कौन सा, ये रहा, करदाता संपत्ति का स्वामी हो, जिसमें अपन ने 5 सब पॉइंट्स देखे। किराए पे ली गई भूमि पर मकान का निर्माण, दूसरा देखा किराए पे लिए हुए मकान का विस्तार, तीसरा देखा अपन ने किराया क्रय पद्धति पर संपत्ति का क्रय, चौथा देखा आंशिक संपत्ति की दशा में, और पांचवा और आखिरी क्या देखा, पट्टे पर प्राप्त मशीन एवं प्लांट। और सेकंड हमारा पॉइंट है, गत वर्ष में संपत्ति का प्रयोग व्यवसाय के लिए होना चाहिए। ये स्पेशल बात है, यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति का प्रयोग व्यवसाय के लिए नहीं करता, अपने स्वयं के निवास के लिए करता है या स्वयं के व्यक्तिगत उपयोग के लिए करता है, तो हास की कटौती नहीं मिलेगी। अर्थात मैं जिस मकान के अंदर रहती हूँ उस मकान में मुझे हास की कटौती नहीं मिलेगी, पर कोई मेरा अन्यत्र मकान है जिसे मैंने अपने व्यापार एवं पेशे के उपयोग के लिए ले लिया है, उसमें अपना गोदाम बना दिया है, तो वह संपत्ति जो है वो मेरी व्यापार की संपत्ति कहलाएगी, और व्यापार की संपत्ति कहलाने के नाते उसके ऊपर मुझे हास की कटौती भी दी जाएगी। अगला पॉइंट है, देखिए तीसरा, संपत्ति का व्यवसाय के साथ साथ निजी प्रयोग भी करना। तो देखो बच्चों, इसमें क्या है कि जैसे एक बड़ी संपत्ति है किसी व्यक्ति के पास, वो आधे में तो स्वयं रहता है और आधे में उसने अपना गोदाम खोल लिया, तो संपत्ति पर जो टोटल हास बनेगा उसका आधा हास तो उसे कटौती योग्य नहीं होगा, क्योंकि वो उसको रेजिडेंशियल यूज में लेता है, लेकिन आधी संपत्ति जो कि वो व्यवसाय के रूप में लेता है, काम में लेता है, उस पे हास का प्रावधान उसे मिल जाएगा। इस प्रकार आज हमने 3 महत्वपूर्ण नियम अपने कवर किए कि हास की कटौती कब कब मिलती है, जब करदाता कंपनी का संपत्ति का स्वामी हो तब मिलती है, जब करदाता उस संपत्ति को व्यापार एवं पेशे के प्रयोग में लेता हो तब मिलती है, और जब करदाता अपनी एक बड़ी संपत्ति को कुछ हिस्से व्यापार एवं पेशे के लिए प्रयोग में लेता है और कुछ हिस्से के लिए वो उसे स्वयं के प्रयोग में लेता है, तो अनुत्पातिक रूप से व्यापार एवं पेशे के प्रयोग में ली गई संपत्ति का हास उसे व्यापार वाले शीर्षक के अंतर्गत उसको उसकी हास की कटौती प्राप्त हो जाती है। और आप लोग आशा है इसे बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे, क्योंकि ये हास वाला चैप्टर जो है, इसे जब आप अच्छी तरह पढ़ लेंगे तभी आप अपना अगला जो हेड है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन वाला, वो आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो इसे पढ़िए, और कुछ इसके और जो नियम हैं वो हम अपनी अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू, नमस्कार।